हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 11वीं से 13वीं जेपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा मई तक होने की संभावना। 342 पदों पर होगी नियुक्ति। जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आयोग ने इस बार भी 3 सिविल सेवा परीक्षाओं को एक साथ लेने का फैसला किया है। जेपीएससी 349 पदों पर 342 नियमित तथा 7 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए 11वीं, 12वीं व 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करेगा। कार्मिक विभाग से प्रस्ताव मिलने के बाद आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आयोग द्वारा 11वीं, 12वीं तथा 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी अप्रैल या मई में लेने की संभावना है। यह परीक्षा संशोधित नियमावली 2021 के तहत ली जाएगी। 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी के बाद से ही अभ्यर्थी 11वीं जेपीएससी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यह खबर उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी है जो सिविल सेवा परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 7 किलो का आईडी बम किया नष्ट। कई और बम छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा कर्मियों ने 7 किलो के आईडी को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के वन ग्राम मेरालगढ़ा के पास नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लैंड माइंस बिछा रखी थी। हालांकि इससे पहले ही जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने यहां से 7 किलो का आईडी बम बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। इसके लिए सुरक्षा बलों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। जानकारी के मुताबिक अभी भी कई जगहों पर आईडी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से इन इलाकों में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच इन इलाकों में जंग चल रही है। नक्सलियों ने जंगल के रास्तों में आईडी बम छिपा रखे हैं। सुरक्षा बल धीरे धीरे आईडी बम को नष्ट करते हुए नक्सलियों के करीब पहुंच रहे हैं। भाभी को डाइन बताकर देवर ने की हैवानियत। सीने में तीर से किया हमला। चाईबासा में देवर द्वारा भाभी को डाइन बताकर तीर से हमला करने का मामला सामने आया है। तीर महिला की छाती में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। मामला पश्चिमी सिंहभूम जिला के तांतनगर ओपी क्षेत्र अंतर्गत गांजिया का है। हमले में घायल महिला के पति ने पुलिस दर्ज शिकायत में बताया है कि गुरुवार तड़के उसकी पत्नी चापाकल से पानी लाने गई थी, तभी चचेरे भाई ने उस पर तीर से हमला किया। पूछने पर आरोपी ने बताया है कि तुम्हारी पत्नी डाइन है, उसी ने मेरे पिता को 1 साल से बीमार कर रखा है। पीड़िता के पति का आरोप है कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से भी हमला करने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत रही कि वह कामयाब नहीं हुआ। पति ने बताया है कि उसने पत्नी को घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया ताकि उसका भाई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। महिला को इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। गुमला में बाघ का आतंक। कामडारा में 4 गायों पर किया हमला। डीएफओ ने की अपील। गुमला जिले में बाघ का आतंक है। कामडारा में बाघ ने 4 गायों पर हमला कर दिया है। एक गाय को खा गया। बाघ के हमले में घायल 2 गायों की मौत हो गई है। जिले के घाघरा और बसिया के बाद कामडारा प्रखंड में भी बाघ का हमला हुआ है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद वन, पर्यावरण एवं जलवायु प्रमंडल विभाग के डीएफओ व सीएफ ने विभागीय कर्मियों के साथ कामडारा में घटनास्थल के आसपास के इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान वन विभाग की टीम को घटनास्थल पर बाघ के बाल तथा पंजों का स्कैट के निशान मिले हैं। डीएफओ अहमद बेलाल अनवर ने बताया है कि जैसे ही उन्हें कामडारा में बाघ के हमले में गायों को मारे जाने की सूचना मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान कहीं बाघ तो नहीं दिखा, लेकिन बाघ के बाल तथा पंजे का स्कैट के निशान मिले हैं। उसका सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए देहरादून भेजा गया है ताकि पता चल सके कि बाघ ने किस तरह से इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। इधर डीएफओ ने बताया कि प्रभावित किसान को तत्काल में 10,000 रुपये सहायता राशि मुहैया करा गया है। आगे की कागजी प्रक्रिया के बाद किसान को कुल 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इधर डीएफओ ने लोगों से अपील की है कि वह जंगल की ओर ना जाएं। उन्होंने बताया कि बाघ ने फिलहाल पशु को ही निशाना बनाया है। चूंकि बाघ क्षेत्र में विचरण कर रहा है तो लोग जंगल जाने से बचें ताकि जान हानि ना हो। यदि किसी को बाघ दिखता है तो छिपते और बचते हुए वहां से दूर जाने की कोशिश करे। वन विभाग को इसकी सूचना दे ताकि बाघ से होने वाली क्षति को रोका जा सके। गिरिडीह में धराए 6 साइबर क्रिमिनल। एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम पर लगाते थे चूना।
प्रतिबिंब ऐप साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की लगातार मददगार साबित हो रही है। इस पोर्टल से मिली सटीक सूचना से अब तक झारखंड में कई साइबर अपराधी को पुलिस ने पकड़ा है। इसी बीच पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एसपी को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का उपयोग करते हुए आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर एसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी करते हुए अलग अलग स्थानों से कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने बयान में बताया है कि वे साइबर ठगी करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के कर्मी बनकर लोगों को झांसे में लेकर ओटीपी पासवर्ड प्राप्त कर उनसे पैसे की ठगी करते थे। इसके अलावा आम लोगों को अश्लील वीडियो भेजकर रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करते हुए पैसों की ठगी करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 11 मोबाइल, 15 सिम, 4 एटीएम, 3 पासबुक, 3 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनोखा अभियान। झारखंड में गुरुवार को बच्चों ने बजाई सीटी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बच्चों की वीडियो। झारखंड के सभी जिलों से गुरुवार सुबह स्कूल के वक्त सीटी सुनाई थी। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए राज्य में शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित अनूठी पहल सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ का अभियान चला। गुरुवार को राज्य के हर कोने से जब बच्चे स्कूल के निकले तो उनके हाथों में सीटी थी और बच्चे सीटी बजाते हुए स्कूल जा रहे थे। सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान सिमडेगा के सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान के तर्ज पर ही पूरे राज्य में शुरू किया गया। इस अभियान के तहत प्रतिदिन प्रातः स्कूल में हाउस के कैप्टन और क्लास मॉनिटर सीटी बजाते हुए अपने गांव, कस्बों, टोले के बच्चों को स्कूल चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सीटी बजते ही बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने सहपाठी के साथ स्कूल जाते हैं। इस अभियान से बच्चों के पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं। पहले बच्चों द्वारा गलत जानकारी या स्कूल बंद होने की जानकारी देकर स्कूल नहीं जाने का बहाना बनाया जाता था। अब सीटी बजते ही माता पिता यह समझ जाते हैं कि स्कूल खुला है और उन्हें अपने बच्चों को समय पर तैयार करके स्कूल भेजना है। केंद्र सरकार के 10 वर्षों की कहानी अन्याय से शुरू होकर अन्याय पर खत्म होगी। गुलाम अहमद मीर। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्षों की कहानी लिखी जाए तो वह अन्याय से शुरू होकर अन्याय पर खत्म होगी। केंद्र सरकार ने अन्याय और अत्याचार की सारी सीमाएं लांघकर एक ऐसी क्रूर और निर्मम व्यवस्था को जन्म दिया है जहां देश का गरीब स्वाभिमान के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। मीर गुरुवार को मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में न सिर्फ आम इंसान का जीवन मुश्किल कर दिया बल्कि लोकतंत्र का गला घोटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां एक तरफ बेहताशा बेरोजगारी युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रही है तो दूसरी तरफ कमरतोड़ महंगाई गरीबों और मध्यम वर्ग का जीवन बेहद मुश्किल बना रही है। मीर ने कहा कि इसे लेकर 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। कुल 6,713 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। यह यात्रा झारखंड में 804 किलोमीटर की होगी और 8 दिनों तक होगी। यात्रा 13 जिलों से होकर गुजरेगी। गिरिडीह के निमिया घाट में हथियारबंद अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लूटे 2 लाख, पैदल हुए फरार। गिरिडीह के निमिया घाट थाना इलाके के लोहेडी में गुरुवार दोपहर 2 अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 2 लाख लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने दिन दहाड़े लोहेडी में सीएसपी संचालक अनंत लाल साहू को पिस्तौल का भय दिखाकर उसके पास रखे 2,12,000 लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार अनंत लाल साहू एक दूध का कारोबारी होने के साथ ही सीएसपी का संचालन भी है। जानकारी के अनुसार अनंत लाल साहू एक दूध का कारोबारी होने के साथ साथ सीएसपी का संचालन भी करते हैं। गुरुवार को भुक्तभोगी अनंत लाल साहू असना सिंघा गांव में दूध बांटने के साथ सीएसपी का पैसा लेकर गांव में लोग के पैसे की निकासी के लिए भी पहुंचा हुआ था। इसी दौरान लोहेडी में 2 अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर 2,12,000 से भरा थैला लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों अपराधी 25 से 30 साल की उम्र के थे और नाकाम में बताए जा रहे हैं। इधर भुक्तभोगी अनंत लाल साहू की माने तो अनंत लाल साहू पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक का संचालन सीएसपी के रूप में करता था और कुछ गांव में लोग को भुगतान किया करता था। भुक्तभोगी के अनुसार दोनों अपराधी पैदल आए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद निमिया घाट थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली, जबकि आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। 21 जनवरी को नहीं, अब इस दिन आएंगे नीतीश कुमार। रामगढ़ में जोहार नीतीश यात्रा को करेंगे संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री सह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 21 जनवरी को झारखंड नहीं आएंगे। अब नीतीश झारखंड 3 फरवरी को आएंगे। इस बात की जानकारी झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महातो ने दी है। खीरू महातो ने बताया है कि कुहासा और नीतीश की व्यस्तता को देखते हुए दौरे में बदलाव किया गया है। जानकारी हो कि नीतीश कुमार 21 जनवरी 2024 को रामगढ़ से मिशन 2024 के मद्देनजर राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले थे। अब यात्रा 3 फरवरी से शुरू होगी। मिशन 2024 के मद्देनजर नीतीश कुमार का पूरा फोकस जेडीयू का विस्तार झारखंड में करने पर होगा। 3 फरवरी को रामगढ़ में जोहार नीतीश रैली के माध्यम से झारखंड में जेडीयू की खोई जमीन तलाश करेंगे। झारखंड में संगठन का विस्तार जेडीयू की प्राथमिकता में है। वाइस कैप्टन वंदना कटारिया हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 से बाहर प्रैक्टिस करते हुए चोटिल हुई। 13 जनवरी से रांची में टूर्नामेंट। भारतीय महिला हॉकी टीम की वाइस कैप्टन वंदना कटारिया चोटिल हो गई है। वह 13 जनवरी से रांची में शुरू होने वाले महिला हॉकी ओलंपिक एशियन क्वालिफायर नहीं खेल पाएंगी। उनकी जगह निक्की प्रधान को टीम की वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया है, जबकि बलजीत कौर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। ओलंपिक जो है एशियन क्वालिफायर 13 से 19 जनवरी के बीच रांची में खेला जाना है। भारतीय टीम टूर्नामेंट के पहले दिन अमेरिका के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। वंदना को प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई। उनके गाल की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। पलामू में ग्रामीण चिकित्सक सह ठेकेदार पर फायरिंग, टीएसपीसी के नाम छोड़ा पर्चा। पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सरायडी के शाहपुर इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने गुरुवार को ग्रामीण चिकित्सक सह ठेकेदार मनोज कुमार पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस गोली चलान घटना में मनोज बाल बच गए। भीड़भाड़ वाले इलाके में घटना हुई और सभी हमलावर बाइक से फरार हो गए। घटना के वक्त मनोज कुमार अपनी डिस्पेंसरी में बैठे हुए थे। घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है या फिर उग्रवादियों ने, इसके लिए पुलिस छानबीन कर रही है। बता दें कि मनोज कुमार इलाज के साथ साथ ठेकेदारी भी करते थे और उनको बार बार लेवी के लिए धमकी दी जाती थी। गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर सरायडी के शाहपुर में स्थित मनोज कुमार की डिस्पेंसरी के समीप पहुंचे और उनसे ही किसी दूसरे डॉक्टर के बारे में जानकारी लेने लगे। इसी क्रम में बाइक सवारों ने अपने पास से पिस्तौल निकाली, जिसे देखकर मनोज को खतरा महसूस हुआ और वह वहां से भागने लगे। साप्ताहिक बाजार होने के कारण घटनास्थल पर भीड़ भाड़ थी। घर भागने के क्रम में पीछे से अपराधियों ने मनोज पर 2 राउंड फायरिंग की और फिर बाइक से फरार हो गए। सरकारी विश्वविद्यालयों की अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं, छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजभवन सचिवालय से जारी सरकारी विश्वविद्यालयों के अवकाश कैलेंडर में सोहराय की छुट्टी नहीं दिए जाने से नाराज छात्र छात्राओं ने दुमका के सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना पर आदिवासी शिक्षक और छात्र बैठ गए। सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र छात्राओं ने मुख्य गेट को जाम कर दिया। लिहाजा कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमलराज प्रसाद सिंह सहित अन्य अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। अमन साव के इशारे पर रोहित कुमार रंगदारी नहीं देने पर देता था घटना को अंजाम। देसी पिस्टल गोली के साथ गिरोह के आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार। जेल में बंद अमन साव के इशारे पर रोहित कुमार सहयोगियों के साथ रंगदारी नहीं देने पर घटना को अंजाम दे रहा था। लातेहार पुलिस ने गिरोह के आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में रोहित कुमार,
सुजीत यादव उर्फ गोला, मनोहर यादव, सरहुली भुइयां, इब्राहिम अंसारी उर्फ गुड्डू और सनोज यादव के नाम शामिल हैं। सभी आरोपी लातेहार जिले के लातेहार और बालूमार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 7.65 mm के 2 देसी पिस्टल, आधा दर्जन गोली, 2 बाइक, एक जियो कंपनी का राउटर और 7 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। पीएलएफआई सुप्रीमो का सहयोगी ईडी के 5 दिनों के रिमांड पर ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के सहयोगी निमेश कुमार से पूछताछ के लिए ईडी को 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी है। मामले में गुरुवार को ईडी की रिमांड पिटीशन पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने रिमांड की मंजूरी दी। इससे पहले बुधवार को ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। इस दौरान निवेश के अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप ने 5 दिनों की रिमांड मांगे जाने का विरोध किया, जबकि ईडी के विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने कहा है कि निवेश से पूछताछ जरूरी है, इसके लिए 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी जानी चाहिए। बीजेपी के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी में दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायतकर्ता को एसीबी ने गवाही के लिए बुलाया। रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच एसीबी कर रही है। एसीबी ने शिकायतकर्ता पंकज यादव को गवाही के लिए बुलाया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची द्वारा पुलिस उपाधीक्षक सह जांचकर्ता नवीन कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में शिकायतकर्ता पंकज यादव को पत्र मिलने के 1 सप्ताह के भीतर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर गवाही देने का अनुरोध किया गया है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि नीलकंठ सिंह मुंडा मामले में गवाही के लिए पत्र भेजे जाने के बाद भी आप नियत समय में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उल्लेखनीय है कि पंकज कुमार यादव ने जनवरी 2020 में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों रणधीर सिंह, नीरा यादव, लुइस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा व अमर कुमार बावरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की थी। अमर बावरी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं। बाद में पंकज यादव ने एसीबी में भी शिकायत की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से पास कराकर एसीबी जांच के आदेश दिए थे। फरवरी में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा संभव, नए सिरे से लिए जा रहे आवेदन। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का आयोजन 10 फरवरी 2024 तक हो सकता है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और दूसरे राज्यों के जेटेट पास अभ्यर्थियों को मौका देने संबंधित निर्देश जारी करने के बाद दोबारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयोग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर पहले परीक्षा दिवसों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी को होने वाला था। गिरिडीह में 2 पक्षों के बीच विवाद, जमकर चले पत्थर, स्थिति नियंत्रण में। गिरिडीह जिले में गुरुवार सुबह 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद मोबाइल पर बात करने को लेकर हुआ है। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस पदाधिकारियों को मिली तो पूरी पुलिस फोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई। पथराव कर रहे दोनों पक्ष के लोगों को खदेड़ कर भगाया गया। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए। मामला गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल पीट में बुधवार की रात को दुर्गा मंडप के समीप एक युवक मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी बीच कुछ युवकों ने उस युवक को मोबाइल पर बातचीत करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर फिर से स्कॉर्पियो पर सवार होकर कुछ युवक मौके पर पहुंचे और फोन पर बात करने से मना करने वाले युवक को उठा ले गए। इसी के बाद मामला बढ़ गया। इसी विवाद को लेकर गुरुवार को पंचायत होने वाली थी और अचानक दोनों पक्षों के लोगों के बीच पथराव शुरू हो गया। रामगढ़ में हाईवा की चपेट में आकर महिला की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। रामगढ़ के गिद्दी थाना क्षेत्र के गिद्दी मेन गेट और अस्पताल के बीच मुख्य सड़क पर कोयला लदे हाईवा की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई, जिस पर मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने 100 के साथ सड़क जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांधी चौक निवासी सेवानिवृत्त सीसीएल कर्मी सीलमणि देवी 67 वर्षीय पति स्वर्गीय सिंह सड़क पार करने के क्रम में कोयला हाईवा की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। वहीं स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर गिद्दी पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। बावजूद इसके लोग मांग पर अड़े रहे। कई घंटे चली गहमागहमी के बाद डाड़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुप्रिया के हस्तक्षेप और उचित पहल के आश्वासन पर शाम तकरीबन 5 बजे जाम हटा लिया गया। वही गिद्दी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वोल्वो की टक्कर से मौत के बाद शव गायब, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप।
धनबाद में गुरुवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। हालांकि मृतक की पत्नी घटना को संदिग्ध मान रही है। दरअसल भौरा ओपी क्षेत्र स्थित 4K पैच आउटसोर्सिंग कंपनी के उत्खनन परियोजना में चलने वाले वोल्वो वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अमलाबाद ओपी क्षेत्र के शिव बाबूडी निवासी 32 वर्षीय महेश कुंभकार के रूप में हुई है। महेश के साथ ही साधु कुंभकार और परीक्षित कुंभकार घायल हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक महेश, साधु और परीक्षित रोज की तरह रोजगार के लिए साइकिल पर सवार होकर दामोदर नदी पार करके भौरा जा रहे थे। इसी दौरान वोल्वो से टक्कर होने के कारण महेश की मौत हो गई। मृतक की पत्नी सीता देवी ने भौरा ओपी में लिखित आवेदन दिया। उन्होंने वोल्वो के चालक पर पति की लाश गायब करने का आरोप लगाया है। दावा है कि परिजनों को अभी तक शव नहीं मिला है। भौरा ओपी प्रभारी जो है कंचन कुमारी का कहना है कि हमें लिखित आवेदन मिला है, मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिल रही है कि जिस क्षेत्र की ये घटना है वहां कोयला चोर काफी सक्रिय हैं, जिसे लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतक के शव को खोजा जा रहा है। झारखंड में जल्द बनेगा एक्सप्रेस वे कॉरिडोर। टूरिस्ट एक्सप्रेस वे की भी योजना वर्ल्ड बैंक करेगा मदद। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही एक्सप्रेस वे कॉरिडोर बनेगा। साथ ही टूरिस्ट एक्सप्रेस वे के निर्माण की भी योजना है। इन जो है प्रोजेक्ट्स में वर्ल्ड बैंक मदद करेगा। कुमार गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभागार में विभाग की उपलब्धियों की जानकारी मीडिया को दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में विभाग ने 95% बजट की राशि खर्च की है। वर्तमान समय में भी अब तक वित्तीय वर्ष 2023-24 की 60% राशि खर्च की जा चुकी है। बताया कि राज्य में कुल 17,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 14,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 2,000 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे के माध्यम से कराई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से कुल 5,200 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा हो चुका है। 4,600 किलोमीटर की सड़क निर्माण जारी है। रांची के एक और मंदिर में चोरी, दानपेटी, आरती की थाली, पूजन सामग्री ले गए चोर। पास के अटल क्लिनिक से चीजें बरामद, छापेमारी जारी। राजधानी रांची में एक और मंदिर में चोरी हो गई है। घटना बुधवार देर रात की है। चोरों ने सदर थाना क्षेत्र के न्यू बांधगाड़ी मंदिर में चोरी की। जानकारी के मुताबिक चोरों ने दानपेटी, मंदिर में रखी पूजन सामग्री, आरती की थाली, लोटा सहित दूसरी चीजें ले गए। सुबह जब इसकी जानकारी लोगों को हुई तब तलाश शुरू हुआ। तलाशी के दौरान मंदिर से कुछ दूरी पर मौजूद अटल मोहल्ला क्लिनिक और पार्षद भवन कार्यालय के पास से चीजें बरामद कर ली गई। जो है मंदिरों में हो रही चोरी को लेकर स्थानीय काफी आक्रोश में दिखे। इस दौरान मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने जानकारी ली और बरामद चीजों को देखा। वहीं 1-2 लोगों से पूछताछ भी की है। इसके बाद से पुलिस सीसीटीवी की तलाश कर रही है, जिसके आधार पर चोरों को पकड़ा जा सकता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों का मनोबल इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इस वजह से लोगों में नाराजगी है। इस संबंध में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि चोरी की गई चीजें बरामद हो गई है। घटना में संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। राज्य का प्रभारी बनने के बाद प्रदेश प्रभारी झारखंड दूसरी बार दौरे पर आए थे। इससे पहले 2 जनवरी को 2 दिवसीय राज्य दौरे पर मीर आए हुए थे, लेकिन उस दौरान सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं की, जिसको लेकर कई चर्चाएं भी हुई। इस बार 1 दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और मंत्री बादल पत्रलेख के साथ मुलाकात कांके रोड स्थित आवास में की। मुलाकात के दौरान राज्य के ताजा हालात पर चर्चा होने के साथ साथ जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। सीएम ने दिव्यांग अमृत को सौंपी ट्राईसाइकिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के रातू रोड निवासी अमृत कुमार पासवान को ट्राईसाइकिल प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने कहा कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण सरकार का संकल्प है। दिव्यांगजनों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। इसी कड़ी में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के माध्यम से दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग जारी। झारखंड के जमशेदपुर और बुंडू को क्लीन सिटी का अवार्ड। देश भर के 4,000 से ज्यादा शहरी निकायों में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग जारी की गई है। गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत
मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई। इसमें पूरे देश में इंदौर और सूरत को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ। वहीं झारखंड की लोहनगरी जमशेदपुर को 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में क्लीन सिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। वहीं 25,000 से ज़्यादा आबादी वाले नगर निकायों में झारखंड के बुंडू को क्लीन नगर निकाय के रूप में सम्मानित किया गया है। नगर विकास व आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे और राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने जमशेदपुर और बुंडू के पदाधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी है। इसके साथ ही सभी निकायों को अगले वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।